दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए अपने ही पति के खिलाफ एक ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस साजिश के तहत उस महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को भी उसके पिता के खिलाफ इस कदर भड़काया कि वो बेटी भी अपने पिता की जान की दुश्मन बन गई। और फिर कैसे उस महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, वो सब कुछ बताएंगे हम आपको आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर। इसी यमुना नगर में एक करोड़पति परिवार रहता था योगेश बत्रा का। योगेश बत्रा के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा, एक बेटी और एक बेटा था। योगेश बत्रा के माता पिता भी उनके साथ पहले रहते थे, पर बाद में योगेश बत्रा ने अपनी पत्नी के नाम से एक आलीशान घर बनवाया और वहां वो अपने माता पिता से अलग अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे थे। जितनी खुशनुमा योगेश बत्रा की जिंदगी थी, उतनी ही खुशनुमा योगेश बत्रा और उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा की प्रेम कहानी भी थी। कहते हैं कि प्रियंका बत्रा अपने कॉलेज के दिनों में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। उन दिनों वो अपने कॉलेज की मिस कॉलेज चुनी जाती हैं और फिर यहीं पहली बार योगेश की नजर प्रियंका पर पड़ती है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कॉलेज के बाद योगेश अपने पिता की प्लाईवुड बिजनेस को संभालने लगता है और कुछ समय बाद योगेश और प्रियंका दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद योगेश अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल हो चुका था। उसके पास अपने पिता का करोड़ों का बिजनेस था और साथ ही पत्नी के रूप में उसका प्यार भी। लेकिन फिर शादी के 18 साल बाद 27 मई 2016 की रात में अचानक योगेश बत्रा की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह इसकी खबर पास में रह रहे योगेश बत्रा के माता पिता को मिलती है। अपने बेटे की मौत की खबर से योगेश के माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं। जब योगेश की मौत का कारण उसकी पत्नी प्रियंका से पूछा जाता है तो वो बताती है कि रात में योगेश ने बताया था कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर वो पानी पीकर सो गया। सुबह जब मैं योगेश को उठाने गई तब मुझे पता चला कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। प्रियंका की बातों से सबको यही लगा कि शायद हार्ट अटैक से योगेश की मौत हुई होगी, पर फिर भी कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो ये चाहते थे कि योगेश की लाश का अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी पोस्टमार्टम जांच एक बार जरूर हो जाए। लेकिन प्रियंका ने किसी तरह सबको इस बात के लिए राजी कर लिया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है और फिर सभी रिश्तेदार योगेश का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट गए। योगेश की मौत के कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी पत्नी और बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन योगेश की माँ को अपने इकलौते बेटे को खोने का गम सताए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने पति से बताया कि उनके सपने में उनका बेटा योगेश आया था और उसने बोला कि माँ, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सपनों की इन बातों पर योगेश के पिता को लगा कि एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है और शायद इसीलिए उनकी पत्नी को ऐसे सपने आ रहे हैं। लिहाजा वो अपनी पत्नी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन योगेश की मौत के कुछ महीनों बाद योगेश की पत्नी प्रियंका की चाल चलन पर योगेश के पिता को शक होने लगता है। असल में योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका योगेश की सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे बिजनेस को अपने नाम करने लगती है और ये बात योगेश के पिता को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इस पर चुप रहे। योगेश की मौत के बाद योगेश के माता पिता प्रियंका के साथ उसके ही घर में रह रहे थे। कुछ दिनों बाद प्रियंका योगेश के माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देती है और उन्हें वापस उनके पुराने घर में भेज देती है। इस दौरान भी योगेश के पिता चुप रहे क्योंकि वो ये बात जानते थे कि प्रियंका शुरू से ही उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद प्रियंका अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ने के लिए देहरादून भेज देती है। अब यहीं से प्रियंका के ऊपर योगेश के पिता को शक होने लगता है और उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि आखिर कोई औरत जिसका पति अभी अभी मरा हो, वो अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए इतना दूर क्यों भेज देगी। प्रियंका की इन्हीं सब हरकतों की वजह से योगेश के पिता का शक प्रियंका पर और ज्यादा गहराने लगता है कि कहीं उनके बेटे की मौत में उसकी पत्नी प्रियंका का तो कोई हाथ नहीं है। लिहाजा वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बहू प्रियंका के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाते हैं
वो चाहते थे कि पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि उनके बेटे की मौत में उनकी बहू का कोई रोल है या नहीं। पर पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहाँ से करे, क्योंकि योगेश की लाश का तो अंतिम संस्कार हुए महीनों बीत चुका था और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। तो अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो प्रियंका के खिलाफ कोई जांच कर सके। लिहाजा पुलिस अब इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और योगेश के पिता को टालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त बीत जाता है और पुलिस के टाल मटोल रवैये को देखकर योगेश के पिता ये समझ चुके थे कि पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही है। इसी दौरान योगेश के पिता को किसी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। करीब 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि प्रियंका का अपने जिम ट्रेनर रोहित के साथ लव अफेयर चल रहा है। प्रियंका के घर में रोहित का अक्सर आना जाना लगा रहता है, यहाँ तक कि दोनों अक्सर शाम को पार्टी करने नाइट क्लब भी साथ में जाते थे। उस डिटेक्टिव ने उन दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी ले रखी थी जिसे देखकर वो दोनों भी अपने नाजायज रिश्ते को झुठला नहीं सकते थे। पर अभी तक योगेश की मौत का इन सारी इन्वेस्टिगेशन से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ रहा था। और फिर इसी लिंक को स्थापित करने के लिए उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपने सोर्सेज की मदद से रोहित और प्रियंका की उस रात की फोन लोकेशन निकाली जिस रात योगेश की मौत हुई थी। कत्ल वाली रात करीब 11 बजे से रात 2 बजे तक रोहित और प्रियंका का फोन लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा था और वो जगह थी योगेश बत्रा का वो घर जहां उस रात उसकी मौत हुई थी। अब ये फोन लोकेशन ही वो लिंक था इस केस में जो रोहित और प्रियंका को कहीं न कहीं योगेश की मौत से सीधे सीधे जोड़ रहा था। इसके बाद इन सभी सबूतों को लेकर योगेश के पिता हरियाणा पुलिस के एक बड़े अफसर से मिले और उनको पूरी कहानी सुनाई। सभी सबूतों को देखने के बाद उस अफसर ने योगेश के पिता से वादा किया कि अब इस केस की छानबीन वो अपने तरीके से करेंगे और अगर उनके बेटे की मौत में इन दोनों का कोई हाथ है तो उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। 22 मार्च 2017 यानी कि योगेश के कत्ल के 10 महीने बाद पुलिस रोहित को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है। पहले तो रोहित पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस सारे सबूत उसके सामने रखती है तो वो टूट जाता है और फिर उस रात की पूरी कहानी वो पुलिस को सुनाता है। रोहित बताता है कि उसकी पहली मुलाकात प्रियंका से जिम में हुई थी। जिम के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और फिर इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रियंका के इस नाजायज रिश्ते की खबर योगेश को हो गई और इसी वजह से प्रियंका और योगेश के बीच अक्सर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। योगेश की रोज रोज की रोक टोक से प्रियंका तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने योगेश से छुटकारा पाने का प्लान बनाया और फिर उसने रोहित को 2 सुपारी किलर को हायर करने को कहा। रोहित ने यूपी के रहने वाले सतीश और सोनू को योगेश के कत्ल की सुपारी दी। चूँकि सोनू एक निजी अस्पताल में काम करता था तो उसने ये प्लान बनाया कि वो एक नशीला इंजेक्शन योगेश को लगाएगा और फिर बेहोशी की हालत में उसे नहर में फेंक देगा जहां उसकी मौत हो जाए। इस प्लान के तहत 27 मई की रात में योगेश के सोने के बाद प्रियंका अपनी कार लेकर स्टेशन जाती है और वहां से रोहित, सोनू और सतीश को अपने साथ लेकर आती है और इसके बाद चारों मिलकर योगेश को वो नशीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। पर इस दौरान योगेश की नींद टूट जाती है और धक्का मुक्की में उस इंजेक्शन की नीडल टूट जाती है, जिसके बाद उन चारों लोगों ने योगेश का तकिए से मुंह दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। दोस्तों, योगेश के पिता का यहाँ पे ये भी कहना था कि जिस दौरान उनके बेटे की जान ये सब ले रहे थे उस समय बालकनी से उनकी पोती ये देख रही थी कि इस बीच कहीं कोई उनके घर में ना आ जाए और तो और वो लगातार फोन पे अपनी माँ से बात कर रही थी जो कि उस समय उसी घर में नीचे मौजूद थी। योगेश के पिता का कहना था कि प्रियंका ने अपनी बेटी को उसके ही पिता के खिलाफ इस कदर भड़का दिया था कि वो भी अपने पिता के कत्ल में इन लोगों का साथ देने लगी थी, लेकिन रोहित और प्रियंका ने इसे बेबुनियाद बताया। खैर, रोहित के कबूलनामे के बाद अगले दिन ही पुलिस ने प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस सतीश और सोनू को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस केस में अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या एक बेटी भी अपने पिता के कत्ल में शामिल थी या नहीं।
दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया, उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी, उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती, और कौन है ये लड़की, और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज़्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी, और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज़्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज़्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई, और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहाँ भरने वाला था। उसे तो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए ओनली फैंस के ज़्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफ़ी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी एक साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफ़ी नज़दीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया, और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था,
और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी, और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी, और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है, जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं, पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है, तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।